एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम दूसरे कवि के रूप में अज्ञेय हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा व्याख्यान है और उनकी खास चर्चित कविता असाध्य वीणा पर आधारित रहेगा। हमने पिछले व्याख्यान के दौरान आलोचकों की निगाह से भी अज्ञेय को देखने का प्रयास किया, जिसमें हम याद दिला दें, प्रभाकर माचवे ने कवि के व्यक्तित्व को अद्भुत, जीवट वाला, सहिष्णुता, कठिन परिश्रम करने की आदत वाला और आत्म नियमन और यहाँ तक कि भाषा जिस पर ये अनुशासन बद्ध होकर रहे, दूसरे कवि एवं आलोचक विजय देव नारायण साई ने आप पर ऐसा कुछ बताया था जो मैंने पिछली बार आपको बताया। आंगन के पार द्वार संग्रह में ये चर्चित कविता अंतिम और लंबी कविता है, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार में संग्रहित है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये आरंभ होती है। इस कविता के बारे में जो कहा जाता है कि इसकी पृष्ठभूमि जापान से है, यानी जापान में इस तरह की किंवदंती मिथक रहा है जिस पर ये कविता अज्ञेय ने वहां से उठाई, यानी केंद्रीय भाव वहां से लिया और इसे पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये विदेशी पृष्ठभूमि से भी हो सकती है। बहुत कुछ भारतीय अंदाज में, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं दिखाई देती है। पहले ही पंक्ति कविता की है, आ गए प्रियमवद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा कृत्य कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े लाए असाध्य वीणा। ये इस तरह की कथा जापान में चलती है, ये कवि को पता चला और कवि को इसकी भावभूमि इतनी पसंद आई कि इसको इतना विस्तार दिया और ये इस कविता में राजा से लेकर के रंक तक सब शामिल किए गए हैं। कई तरह की संवेदनाएं कविता में अंतर्निहित है। अब आप देख सकते हैं, आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह, राजा का दरबार लगा हुआ है और राजा का दरबार में दरबारी है और इस तरह के संत महंत कलावंत पहले भी आते रहे। इसकी सूचना हमें कविता में आगे चल करके और भी मिलेगी। हम यहां ये समझ सकते हैं कि राजा है और राजा के दरबार में एक संत प्रवेश करता है। यहां से कविता इस तरह से आरंभ होती है, आ गए प्रियंवद। कहां आ गए? राजा के दरबार में। कौन आए? उनका नाम प्रियंवद। नाम में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है जो प्रिय बोलता है, यानी ये एक अच्छी परिभाषा हो सकती है। और इस तरह से ये जो नाम लिया गया है ये भी एक अनूठा है। संयोग से सभी संतों को ये वो संत ठेठ शुद्ध
परम ज्ञानी, जिन्होंने समाज परिवार को छोड़ करके जंगलवास अपना लिया और साधना में लीन हो गए, वो अगर कभी बोलेंगे तो उनके बोलने में मिठास होगा, प्रेम होगा। ऐसा यहां इनके नाम से ही अंतर्निहित है। आ गए प्रियंबद, इसके द्वय अर्थ निकल रहे हैं। प्रियंबद आ गए हैं। ये प्रियंबद कौन है? केश कंबली गुफा गे है। यानी इतना कुछ बता दिया गया है कि ये त्यागी है, तपस्वी है, और गुफा ही इनका गे है, यानी घर है। या कहीं समाज में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में कुटिया बनाकर नहीं रहते, अपितु गुफा में ही रहते हैं, जो प्राकृतिक तौर पर बनी हुई है, उसी को ही घर बना लिया है। और वहां रहते रहते ऐसा जो जंगल में, पहाड़ में बनी हुई गुफा में रह रहा है, वो किस तरह का होगा, ये एक ही शब्द में अंतर्निहित कर दिया गया है, केश कंबली। इसमें भी द्व्यर्थ निकलते हैं। केश हैं उनके लंबे लंबे, और लंबे लंबे जटा जूटदारी ये संत मुनि, ऐसा लगता है कि वो बाल बेतरतीब, इतने लंबे, गंदे, धूल भरी हुई है, और वो बालों से ऐसा लगता है जैसे वो कंबल जैसे हो गए, रूखे, और उसमें मिट्टी भरी हुई है, इस तरह से उसमें गठाने पड़ी हुई है, ऐसे लगता है जैसे वो कंबल जैसे हैं। या फिर दूसरा अर्थ यूं निकलता है कि लंबे लंबे केशधारी वो जो गुफा में वास करता है, और अगर कुछ है उसके पास कहने के लिए वस्त्र के रूप में, तो वो है कंबल। वो कंबल जो बिछाया भी जाता है और ठंड लगने पर ओढ़ भी लिया जाता है। कंबल के अलावा उसके पास और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वो जब आया तो केश कंबली गुफा गे है। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो बेशक संत और महंत जंगल में रहते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, और कम से कम संसाधनों में जीवन गुजारते हैं, ये उनसे भी आगे के हैं। यानी इनके पास कुछ भी नहीं है, प्रकृति पर पूरी तरह से आश्रित है। घर जो है वो घर भी है तो गुफा ही है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। कुटिया भी बनाई जाती है तो मनुष्य निर्मित होती है। मनुष्य निर्मित अगर कुछ है उनके पास तो कंबली, कंबल कहने से एहसास होता है, लेकिन इसका अर्थ चाहे तो यूं भी लगा सकता है, केश कंबली, केस जो कंबल जैसे हैं। क्योंकि अगर कंबल ही होता तो कंबली कहना, या कंबली कहने का भी एक आशय सीधा ये निकलता है कि केस जो कंबल जैसे हैं। इस तरह का वो संत राजा के दरबार में आता है। और आप ये देखेंगे कि राजा ये देखता है कि देखते ही राजा के भी भाव बदल जाते हैं। राजा ने आसन दिया, और किस तरह से आसन दिया, कहा कृत्य कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। इन चंद शब्दों में, लघु वाक्य में जो भाव निहित है वो बड़ा गंभीर है, और वो बात कहने जा रहा है कि मैं आपके आने से कृतकृत्य हुआ, यानी मैं आपका आभारी हूं तात, जो आप मेरे दरबार में पधारे। और जो अगली बात कही जा रही है वो और भी विश्वास से ओतप्रोत है। भरोसा है मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यानी अब तक जितने भी आए उनसे वो निराश हुए। बहुत से आए जिन्होंने दावा किया कि हम इसे साध लेंगे, इसे बजा देंगे, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। बहुत से ने डींगे मारी, हम इसे कर सकेंगे, कर देंगे, आप विश्वास कीजिए, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया। और वो निराश हुए, वो हार गए, थक हार के लौट गए।
राजा जब इतना थका हारा था, निराश था, इसके बावजूद प्रियंवद को आता हुआ देख करके जिस तरह से वो आए, जिस वेशभूषा में वो आए, जिस तरह से देख करके जो प्रतीत हुआ, उसी से ही राजा को ये एहसास शिद्दत के साथ होता है, एक ही शब्द में, भरोसा है मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी हो जाने वाली है। और इसके पश्चात लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, यानी इतना ही संकेत काफी है और आगे कुछ कहा नहीं गया, बल्कि संकेत उन जो प्रहरी है, दास दासी है, जो राजा की निगाह पर काम करते हैं, उनकी तरफ इशारा ही किया और गण दौड़ पड़ते हैं। किस लिए दौड़ पड़ते हैं? किसी तरह की खातिरदारी के लिए नहीं, बल्कि वो जिस कारण से यहां आए हैं उस कारण को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने कहा आज मेरे जीवन की साध पूरी हो जाने वाली है। ये कहने का आशय क्या कि साध राजा की एक ही रही है, वो थी जिसका हम इन पंक्तियों से एहसास कर सकते हैं। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, और दौड़ते हुए गए और एक उस वीणा को उठा करके लाए हैं जिसका नाम अब असाध्य पड़ चुका है। वो वीणा ही थी, लेकिन जब इतने कलावंत आ आ करके वापस निराश होकर के, थक हार करके लौट जाते हैं, उनके लौटने से उसका नाम वीणा नहीं रह जाता, बल्कि विशेषण लग जाता है। और विशेषण इस बात का है कि चुनौती के रूप में, कि अब ये असाध्य ही कही जाती है। इसलिए वो किसको लेकर के आए? वीणा को लेकर के नहीं, बल्कि उस वीणा का नाम अब जो हो चुका है वो है असाध्य वीणा। यानी वो गण जो लेकर आए वो है असाध्य वीणा। अब उसका पूरा नाम है असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा को लाए, साधक के आके रखी, और रख करके वो जो, चूंकि ऐसा किया जा रहा है, इसमें ये भूतकालिक भाव निहित है। साधक के आगे रख उसको हट गए, यानी ये उनकी आदत में आ गया कि जो भी कलावंत यहां आता है, राजा उसका स्वागत करता है। स्वागत करने के बाद गणों की तरफ इशारा करता है। गण तुरंत दौड़े दौड़े वीणा को उठा करके लाते हैं और उस साधक और कलावंत के सामने रख देते हैं, रख करके हट जाते हैं। फर्क यह आया कि अब इतने सारे कलावंत आ आ करके चले जाते हैं, लौट जाते हैं, तब उसका नाम अब बदल गया है। ये बदलाव आया है। दूसरा बदलाव ये आया है कि अब साधकों को कहना नहीं पड़ता, इशारा ही वो समझ जाते हैं। इस तरह से कैसे कह सकते हैं हम कि वो इशारा समझने लगे हैं? ठीक ऐसे ही जिस तरह से साइकिल सवार हाथ छोड़ करके सामने बिना देखे भी साइकिल चला सकता है और वो साधक की तरह चला सकता है, ठीक ऐसे ही कार ड्राइवर बातें करते हुए, गड्ढे को बचाते हुए, साइडें लेते हुए, ब्रेक लगाते हुए अनवरत चलाता रहता है। किसके बल पर? उसकी उस साधना के बल पर। ठीक ऐसे ही दरबार में दरबारी और गण इतने उस बात से परिचित हो चुके हैं, अब उनको कहना नहीं पड़ता, इशारे से ही वो काम करते हैं। हट गए, इसमें यह अंतर्निहित है। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियमवद के चेहरे पर। ये वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांत से घने वनों में, जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। देखिए, बहुत ही मजेदार कविता है और इसमें आध्यात्मिकता निहित है। इसलिए भी ये कविता गंभीर तौर पर
देखी सुनी जाती है, और इसके कारण कवि का एक व्यक्तित्व भी साफ झलकता है। और इसके माध्यम से कवि जो कहना चाहता है, इसमें कवि का भी बहुत कुछ झांकता हुआ, उनके विचार, उनके भाव, उनकी संवेदनाएं यहां निहित होती है। जब साधक के सामने वीणा रख दी जाती है, रख करके वो हट जाते हैं, अब देखिए दृश्य बदलता है, और सभी की उत्सुक आंखें, जो दरबारी जितने भी बैठे हुए हैं, वो अक्सर ऐसा माहौल पहले भी देख चुके हैं, अब वो उत्सुकता से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने वीणा को लख यानी देखा। अब उन सब की आंखें वीणा को देखने के बाद टिक गई है, स्थिर हो गई है प्रेमवद के चेहरे पर। प्रेमवद के चेहरे पर ही देख रहे हैं सब। राजा भी उधर ही देख रहा है। कहने का आशय ये कि वो गण भी जो छोड़ करके गए हैं वीणा को, वो भी प्रियमवद को ही देख रहे हैं। और अब राजा बोलता है, क्या बोलता है? यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांत से, घने वनों से, जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। उनका पूरा इतिहास बताना पड़ता है। राजा परिचय दे रहा है। राजा अपने राज्य का परिचय नहीं दे रहा, राजा अपना खुद का परिचय नहीं दे रहा, राजा अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, राजा बता रहा है वीणा के बारे में। इस तरह की घटनाक्रम शायद भारत में नहीं हुआ होगा, इसलिए इसे जापानी भावभूमि से ली गई। इस कविता के ये जो भाव है अंतर्निहित कविता में, ये कहा जाता है कि वो वहां से इस मिथक को उठाया गया है। राजा कह रहा है, परिचय दे रहा है कि उत्तराखंड, ये वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांत से, पहाड़ी प्रांत से, वहां से कैसे लाई गई? घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले वहीं से ये आई है। और फिर राजा ये कहता है, कह करके वो भी ये कह देता है कि मेरे को भी ज्यादा जानकारी नहीं है, जो जो जानकारी मैं उतना ही बता रहा हूं, पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य का करते थे अपने। अब देखिए राजा बोल रहा है, परिचय आगे बढ़ता है कि पूरा इतिहास हमें मालूम नहीं है, बस जितना सुना है उतना ही बता रहे हैं, और जितना जानते हैं उतना ही बताएंगे। इसके आगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हमें सुनाया गया, जितना हम सुन सके, जितना हम जान सके, वही हम बता सकते हैं। वो क्या था कि हम ज्यादा नहीं जानते, किंतु जितना सुना है वो है कि वज्र कीर्ति नामक एक महान तपस्वी हुए, साधक हुए, जिन्होंने इसे जब बनाया था तो मंत्रों के द्वारा इसे, इसकी संरचना के अंदर, इसको बनाते वक्त मंत्रों का भी उपयोग किया गया। मंत्रपुत जिस अति प्राचीन किरीट तरु, और वो प्राचीन, बहुत ही प्राचीन ऐसा पेड़ जो जिसकी लकड़ी से बनाई गई है, उसी से ये गढ़ा है। और वो कैसा था? बताया कि उसके कानों में हिमशिखर रहस्य का करते थे अपने। यानी वो विशाल काय तो रहा ही, बल्कि वो जहां था वहां पर हिम शिखर, वो इतना ऊंचा उठ गया कि वो पहाड़ का वो शिखर जो हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है, उसकी ऊपर की शिकाएं, शिराएं, उसका तना, उसकी जड़ें जमीन के अंदर है, लेकिन इतना लंबा गया है कि हिम शिखर को भी वो छू रहा था। और इसीलिए उससे वो रहस्य कहा करते हैं, वो हिम शिखर भी, वो रहस्य भी उसे उस वट वृक्ष से शेयर करते हैं, अपनी अंदरूनी बातें बताते हैं थे। इस तरह के रहस्य वो कहा करते थे अपने। हम इसी के साथ कविता, फिलहाल कविता से परिचित हम हो सकें। ये कविता जहां पर अभी हमने छोड़ा, वो कविता की
चलिए, टेक्निकल कारण से हम अगले पार्ट में इसके बारे में बताएंगे। तब तक धन्यवाद, और अगले व्याख्यान के लिए सुनने के लिए आप तैयार रहें। और इस वीडियो को सुनते हुए आप जो लाल निशान है उस पर उंगली दबाकर उसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। उससे अगला वीडियो आपको तुरंत बनते ही मिल जाया करेगा। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।